फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि तीन लोग क्लाइव, हार्वे और पोल अपना ट्रक लिए अफ्रीका के नाबिया रेगिस्तान में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। दरअसल ये तीनों किसी कंपनी के लिए काम करते हैं जिनका काम रेगिस्तान में डायमंड ढूंढना होता है और इनकी कंपनी इन्हें कुछ लोकेशन भेजती है जहां डायमंड मिलने की संभावना होती है। ये तीनों अपनी रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि उन्हें रेगिस्तान में एक बड़े पत्थर के आकार का कुछ दिखता है। उन तीनों में से एक उस पत्थर के ऊपर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है और उस पत्थर में एक होल हो जाता है। उस होल में से कुछ अजीब सी चीज निकलती है और उन तीनों को मार देती है। अगला सीन ब्रिटिश कोलंबिया की एक लैब का दिखाया जाता है जहां साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, पर सिस्टम फेलियर होने की वजह से टेम्परेचर डाउन होता हुआ -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसे जैक कोडिंग के द्वारा सही कर लेता है और अंदर फंसे मेंबर को बचा लेता है। तभी उनका बॉस वहां आता है और उन्हें एक्सपेरिमेंट की बधाई देता है और वो जैक को नए मिशन पर भेजता है जिसमें उसे उस पहली टीम को और डायमंड को ढूंढना होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक को उसकी टैक्सी रेगिस्तान में छोड़ देती है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो अपनी छोटी सी दवाइयों की दुकान लगाए बैठा होता है। जैक उससे कहता है कि उसकी कमर में दर्द है। बूढ़ा आदमी उसे गोली देता है। तभी वहां उसे लेने कंपनी की ओर से कॉल आता है और वे दोनों कंपनी के बेस पर जाते हैं जहां उसे मिकी और जॉन मिलते हैं। जैक उन्हें अपने बारे में बताता है। मिकी जैक का पासपोर्ट और बाकी सामान चेक करती है। मिकी को जैक के बैग में एक मशीन मिलती है जो पथरीली जमीन के आर पार 100 फीट गहराई तक पानी को देख सकती है। तभी वहां उनके दो और साथी टाइटस और कार्ल आते हैं। टाइटस के हाथ में एक मरा हुआ सांप होता है जो कि उससे बाहर ही इलेक्ट्रिक फैन में अटका हुआ मिला था। फिर मिकी एक डायरी ढूंढ रही होती है जो जॉन अपने कपड़ों में छुपा लेता है क्योंकि वो मिक्की से बदतमीजी करता है। कार्ल उससे सिर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देता है और मिक्की डायरी ले लेती है। फिर मिक्की और जैक दोनों बाहर आते हैं और डायमंड ढूंढने के मिशन के लिए ट्रक में चढ़ जाते हैं। मिक्की जैक को बताती है कि अगर सही डायरेक्शन में गए तो 16 घंटे में रिसर्च वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। मिक्की के पास अपनी गन होती है। जॉन ट्रक में फर्स्ट एड किट रखता है। कर्ट उनके ट्रक में टेक्निकल चीजें सही करने के लिए होता है और मेकड़ा उनकी ड्राइवर होती है। यहाँ लगभग सभी लोगों के पास अपने हथियार होते हैं। रवाना होने से पहले टाइटस के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उन्हें एक हड्डी का बना लोकेट देता है जिससे टाइटस को कुछ याद आता है और वो सब वहां से निकल पड़ते हैं। मिक्की मेकड़ा को ट्रक के ऊपर चढ़कर कैंपस से रास्ता बताती है। जैक पूरे सफर में मिक्की को ही देख रहा होता है और फिर उन लोगों को वो ट्रक मिल जाता है जो पहली टीम लाई थी। वो सभी नीचे उतर के इधर उधर देखते हैं तो उन्हें 2 कंकाल दिखाई देते हैं। वहाँ एक चाकू भी पड़ा होता है। कार्ल मिक्की से कहता है कि तुम्हारे तो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन की गई है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो मिक्की कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो कार्ल कहता है कि यहाँ से हार्वे गायब है, उसने ही इन लोगों का मर्डर किया होगा। फिर वो सोचते हैं कि ये बॉडी 6 से 7 घंटे पहले के हैं पर इतनी जल्दी डीकम्पोज कैसे हुई। तभी टाइटस उन्हें आवाज देता है जहां उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। जैसे ही वह सभी उन निशानों का पीछा करते वहीं आगे बढ़ते हैं तो 2-2 पैरों के निशान अब एक हो जाते हैं और जैक की मशीन भी बजने लगती है। अब उन्हें वहां कुछ खोपड़ियां लटकाई हुई मिलती है। जैक कहता है कि ये खतरे की चेतावनी है। टाइटस अपने जेब से बूढ़े आदमी का दिया हुआ वो लोकेट निकालता है। उसके लोकेट पर भी वो सेम खोपड़ी बनी हुई थी। ये देखकर वो डर जाता है और वो सभी को वहां से निकलने को कहता है। मेगड़ा ट्रक लाती है और वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। कार्ल कैंप पर फोन करके वहां एक फॉरेंसिक टीम भेजने को कहता है और हार्वे को भी ढूंढने के लिए कहता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और कंकाल मिलता है। सभी ये सोचते हैं कि ये हार्वे का कंकाल है। वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि जिसने भी उसे मारा होता है वह बहुत तड़पा तड़पा के मारा होता है। पर कार्ल को लगता है कि यह सब हार्वे का ही किया धरा है। वो ट्रक लेकर उसे ढूंढने निकलता है पर मेगड़ा उसे रोकती है और कहती है कि न ही ये काम हमारा है और ना ही हमारे पास इतना फ्यूल बचा है। अभी रात भी होने वाली है, तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। कार्ल रुक जाता है और वो सब सो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक को नींद नहीं आती है और अपने साथ हुई दिन में ये घटनाएं याद करता है और मिक्की के बारे में भी सोचता है। वहां उसे स्केटर दिखता है और वो स्केटिंग करने लग जाता है। तभी मिक्की भी वहां आ जाती है। दरअसल जैक की मशीन जोर जोर से बज रही थी इसलिए मिक्की सो नहीं पा रही थी। वो खतरनाक जीव उनके पास ही होता है पर वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बातें करने लग जाते हैं। जैक को मिक्की से लगाव हो गया था। थोड़ी देर बाद मिक्की सोने चली जाती है और जैक वहीं पर बैठा रहता है। तभी अचानक उसकी मशीन जोर जोर से बजने लगती है क्योंकि वो क्रिएचर अब उसके पास आ रहा होता है। पहले तो जैक को कुछ खास दिखाई नहीं देता है, फिर अचानक वो जीव जैक के सामने आ जाता है। जैक बुरी तरह डर जाता है और वो दौड़ के ट्रक के पास जाकर सभी को उठाता है। कार्ल बाहर आता है और टॉर्च की रोशनी करता है। अब वो सभी इधर उधर देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जॉन जैक के इस बर्ताव से भड़क जाता है और वो जैक को कहता है कि ये अफ्रीका का रेगिस्तान है, यहाँ ऐसी घटनाएं सामान्य बात है।
तभी मिक्की देखती है कि उनके साथियों के कंकाल गायब हो गए हैं। जॉन फिर से जैक को पूछता है कि हो न हो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। इस पर जैक कहता है कि तुम सोचकर तो देखो, मैं उन हड्डियों का क्या करूंगा। वहां खड़ा टाइटस सब समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है। दरअसल उन लोगों का मानना है कि वहां एक मौत की देवी का वास है जो अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी रानी है। वो अमर होने के लिए लोगों की हड्डियों से खून पीती है। कार्ल इन बातों को नहीं मानता है। वो इससे और भड़क जाता है और कहता है कि मेरे सामने ऐसी बातें ना करे। बाद में जैक की मशीन फिर से बजने लगती है। उनको उस जीव की डायरेक्शन का अंदाजा होता है। कार्ल उसके पीछे जाने को कहता है। वो लोग जैसे ही ट्रक में बैठते हैं, मैग्डा ट्रक चलाने को मना कर देती है। वो कहती है कि मैं रात के अंधेरे में ट्रक नहीं चलाऊंगी, हम सुबह होने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। कार्ल उसे समझाते हैं कि अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम और कितने कत्ल होने से रोक सकते हैं, पर मैग्डा इन सब बातों को नहीं मानती है और वो नहीं जाती है। वो सुबह होने पर उस मशीन की डायरेक्शन में जाते हैं। वहां से कुछ देर आगे बढ़ने पर उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। सभी नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगते हैं। कर्ट को पत्थरों के पीछे वो जीव भागता हुआ दिखाई दे जाता है। जॉन उससे बंदूक लेकर शूट करता है। जैसे ही उस जीव को गोली लगती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। जब वो सब उसके पास जाते हैं तो उन्हें वहां उनके साथियों की गायब हुई हड्डियां मिलती है। जॉन सोचता है कि उसने उस क्रिएचर को खत्म कर दिया, पर हकीकत में तो बाकी लोग जानते हैं कि उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी सभी लोग जॉन को इस तरह उस जीव को शूट करके उसे और भड़काने के लिए मना करते हैं, पर जॉन कहता है कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तभी टाइटस जेक से कहता है कि मैं जब जवान था तब मेरे दोस्त ने भी इस जीव पर ऐसे ही गोली चलाई थी, बाद में उसकी केवल हड्डियां ही मिली थी हमें। ऐसा कहकर वो सभी वहां से निकलने लगते हैं, पर ट्रक को स्टार्ट करते ही फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और ट्रक वहीं पर ठप हो जाता है। मैग्डा कर्ट से कहती हैं कि तुम्हें ट्रक सही करने में कितना टाइम लगेगा। कर्ट कहता है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट हो गया है, अब इसको सही करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें कैंप से दूसरा ट्रक मंगवाना चाहिए। मिकी रेडियो से बेस पर बात करती हैं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। वहां उन्हें एक एरोप्लेन भी दिखाई देता है, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। वहां रुकने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता है। जेक चिल्लाने लगता है कि अब हम इस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर कैसे निकलेंगे। मैग्डा कहती हैं कि हमारे पास कुछ दिनों का राशन पानी है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है, उसके बाद शायद हमें कोई मदद मिल जाए। सब लोग मैग्डा की बात मानते हैं और वहीं डेरा डाल देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात के अंधेरे में वो जीव उनके आसपास ही होता है। अब उनको वहां 3 दिन हो चुके होते हैं। एक रात को कर्ट रात की पहरेदारी करके टाइटस को उठाने आता है। टाइटस पहरेदारी करने लगता है और कर्ट वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद टाइटस को कुछ आवाज सुनाई देती है, पर उससे कुछ दिखाई नहीं देता है। वो कर्ट के पास आता है। कर्ट अपने बिस्तर में सोया हुआ जोर जोर से हिल रहा होता है। टाइटस बिस्तर को खोलता है तो देखता है कि उसे उस क्रिएचर ने पूरी तरह इन्फेक्ट कर दिया होता है। टाइटस बाकी लोगों को बुलाता है। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि वो क्रिएचर दीमक की तरह जमीन पर फैलता हुआ उनके पास आ रहा है, और इस बीच टाइटस भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जॉन कर्ट के बिस्तर पर लगातार गोली चला रहा होता है। अब वो क्रिएचर कर्ट के कंकाल में घुसकर बड़ा रूप ले लेता है। मिकी जॉन को गोली चलाने से मना करती है, क्योंकि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ऊपर से वो और भड़क जाता है। जेक और मिकी टाइटस को ट्रक के अंदर ले आते हैं, पर कॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो पेट्रोल से उससे आग लगाने को सोचता है। मैग्डा उसे ऐसा करने से मना करती है। जॉन नहीं मानता है, पर जब जेक उसे बताता है कि वो क्रिएचर अब वापस जा रहा है तो जॉन शांत होता है। अब उन्हें पता लगता है कि वो जीव पेट्रोल के पास नहीं आता है, तो सभी लोग अपनी गाड़ी के चारों ओर पेट्रोल का घेरा बना लेते हैं। बाद में मिकी कहती हैं कि टाइटस की हालत और खराब होती जा रही है, हमें पैदल ही बेस जाकर मदद लानी होगी। मैग्डा और जॉन को वहीं टाइटस के पास ट्रक में छोड़कर जेक, कार्ल और मिकी बेस की तरफ पैदल बढ़ने लगते हैं। काफी दूरी तक पैदल चलने के बाद जैक की मशीन बीप करने लगती है। वो जैसे ही रुककर देखते हैं तो उन्हें एक रेतीला तूफान आता दिखाई देता है, जिसमें वो सभी थोड़ी देर के लिए फंस जाते हैं। तूफान जाने के बाद वो अपना सामान इकट्ठा करते हैं और अपने साथ जो पेट्रोल लाते हैं उसमें से आधा रेत में गिर जाता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और वो सभी लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। वो तीनों रात के अंधेरे में पेड़ के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे होते हैं कि तभी वो क्रिएचर मैग्डा के कंकाल में वहां आ जाता है। मैग्डा को इस तरह देखकर वो भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनके पास पेट्रोल होने की वजह से वो उनके पास तो नहीं आ पाता है, इसलिए वहीं से चला जाता है। सुबह होने पर उन्हें रेडियो की आवाज सुनाई देती है। इधर उधर ढूंढने पर उन्हें अपने पुराने साथियों जो कि शुरुआत में उस बड़े पत्थर के पास गए थे, उनका ट्रक मिलता है। सबसे पहले वो रेडियो से मदद बुलाते हैं और फिर सभी जेक के साथ उसी पत्थर में घुसते हैं जिसे शुरुआत में हथौड़े से तोड़ा था। जेक अंदर जाकर उन्हें समझाता है कि वो क्रिएचर यहीं रहता है, ये चींटियों की ही एक प्रजाति है,
तब तक जॉन भी वहां आ जाता है। वो बाहर पड़ी अपने सभी साथियों की, जो कि शुरुआत में आए थे, उनकी डेड बॉडीज देखता है और अंदर जेक कहता है कि टाइटस की कही बात सही थी, ये जीव सभी को मारकर अपनी दुनिया बसाना चाहता है। पर जॉन उन सब पर बंदूक तान के खड़ा हो जाता है और कहता है कि उन्होंने ही उसके साथियों को मारकर डायमंड चुरा लिया है। बाद में वो उन तीनों को हथकड़ी पहनाकर अपनी जीप से कैंप की ओर जाने लगता है। पीछे वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये क्रिएचर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। अगर उन्होंने अभी उसे नहीं रोका तो बाद में उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा कहकर कॉल पीछे की विंडो पर लात मारकर उसे तोड़ देता है और जॉन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जॉन को हथकड़ी डालकर जीप के पीछे बैठा देते हैं। अब वो एक मैप निकाल के प्लान बनाते हैं कि ये जीव केवल रात में ही बाहर निकलता है और उनके आसपास एक ऐसी जगह है जहां वो दिन को छुप सकता है। इसलिए वो उस जगह के लिए निकल जाते हैं। अपने साथ लिक्विड एक्सप्लोसिव भी लाते हैं जिससे उस पूरी जगह को उड़ाया जा सके। तो वहां पहुंचकर जॉन को जीप में छोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा होता है। जेक को एक पुराना जनरेटर दिखाई देता है। वो उसे चालू करता है जिसकी वजह से पूरी जगह रोशनी हो जाती है। अब वो और अंदर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस क्रिएचर को भी उनके वहां आने का पता चल जाता है। कार्ल जब उसे देखता है तो उसे मारने के लिए उसकी ओर जाता है। जेक और मिकी उससे ऐसा करने से मना करते हैं पर वो रुकता नहीं है। फिर वो क्रिएचर कार्ल पर एक पिलर गिरा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जेक उसका ध्यान भटकाने के लिए फायरिंग करता है। अब वो क्रिएचर कार्ल को छोड़कर जेक के पीछे भागता है। जेक अपनी सूझबूझ से उसे एक गड्ढे में गिरा देता है। मिकी कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। कार्ल जेक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है कि अचानक वो क्रिएचर उसका पैर पकड़कर उसे गड्ढे में ले जाता है। कार्ल के एक हाथ को उन दोनों ने पकड़ रखा होता है पर कार्ल उनसे अपना हाथ छुड़ाकर उस लिक्विड एक्सप्लोसिव से उस क्रिएचर के साथ खुद को उड़ा देता है। अब जेक और मिकी एक्सप्लोसिव से हुए धमाके से बचने के लिए दूर चले जाते हैं। वहां जेक को कुछ दिखाई देता है। वो मिकी से कहता है कि ये उस खतरनाक रानी का हार्ट है। अगर हमने इसे खत्म कर दिया तो वो जीव अपने आप खत्म हो जाएगा। मिकी को वो खंडर नीचे गिराने वाला ही होता है। वो कहती हैं जो करना है जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकालो। जेक अपने सभी मरे हुए साथियों को याद करता हुआ उस हार्ट को चाकू से चीर देता है। ऐसा करते ही वो सभी क्रिएचर मर जाते हैं और उस खंडर के गिरने से पहले ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। अब अंत में दिखाया जाता है मिकी उस जगह को छोड़कर वहां से चली जाती है और जेक पीछे अकेला रह जाता है और इस तरह ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस चैनल यूनिक एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।